हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में इकोनॉमिक सब्जेक्ट था, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपसे जो 18 अगस्त को परीक्षा ली गई थी द्वितीय सेकेंड सिटिंग में इकोनॉमिक सब्सिडरी या फिर जनरल सब्जेक्ट का, उसका मैं यहाँ पर आपको आंसर की बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस मेरे पास काफ़ी लेट से आई, इसलिए आंसर की आने में लेट हो गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही आपकी एग्जामिनेशंस खत्म हो जाती है, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली क्या करिए तो फोटो खींचकर अच्छे से आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चंस, ताकि आपको ससमय आंसर की उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे आज के इस क्लास में। तो हमारा सेट सीरीज क्या होने वाला है? सेट सीरीज है हमारा ए, आपके पास हो सकता है बी, आपके पास हो सकता है सी। क्वेश्चन सभी सेट में जो है सेम ही है, बस क्वेश्चंस के नंबर को इधर उधर किया गया है। आप लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वीडियो को पॉज कर करके आराम से मिला लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना क्वेश्चन गलत बनाया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो सेट नंबर ए में देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में शामिल है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा प्रश्न है आपका कि अर्थशास्त्र किन मूल समस्याओं का अध्ययन करता है? तो यह उत्पादन किसके लिए, कैसे और क्यों, इसका अध्ययन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला देखिएगा, प्रश्न अगला कहता है कि अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो अर्थशास्त्र को पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ये तीनों भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सत्य कथन है? तो बात किया जाए यहां पर सत्य कथन की, तो यहां पर ये सभी के सभी कथन जो है भाई साहब क्या है? तो सत्य कथन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका पांचवा कहता है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है यह किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आप कहोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है आपका कि यूटिल इनमें से किसका माप है? तो यूटिल की अगर बात किया जाए तो यूटिल के द्वारा जो है उपयोगिता को मापा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो जब कुल उपयोगिता का मान जो है यह अधिकतम हो जाए तो यहां पर देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता जो है शून्य हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका आठवां कहता है कि उपयोगिता को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो उपयोगिता की माप जो है यह पैसा में किया जाता है, मनी में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मांग के लिए आवश्यक है? तो मांग के लिए आवश्यक तत्व आपका जो है क्या कहते हैं, उपभोग करने की इच्छा भी हो सकती है, दी गई कीमत भी हो सकती है और खर्च करने की इच्छा भी हो सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 10वां क्या कहता है? फटाफट से मिलाते चलिएगा। 100 प्रश्न मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं, जो कि आपका 100% सही आंसर होगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बात करेंगे। देखिए कहता है कि किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग की वृद्धि नहीं होती है? तो यह जो वृद्धि नहीं होता है किसमें? तो यहां पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि सामान्य वस्तु की मांग वक्र का ढलान होता है, तो वक्र का ढलान कैसा होता है? तो नेगेटिव होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नकारात्मक। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 12 क्या कहता है? तो प्रश्न आपका 12 है कि विलासिता वस्तुओं की मांग डैश है। तो ठीक है, विलासिता वस्तुओं की जो मांग होती है यह अधिक लोचदार होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 13 देखिएगा क्या कहता है? 13 प्रश्न है कि अधिमान वक्र इनमें से किस आकार का होता है? तो अधिमान वक्र की अगर बात कर लिया जाए तो अधिमान वक्र भाई साहब ये कैसा होता है? तो यह आपका उत्तल आकार का होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है यह ब्रेक इवन पॉइंट पर डैश है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ब्रेक इवन पॉइंट पर लागत आगम के बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र जो होता है वह क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो है अगर बात कर लिया जाए तो आपका जो है पूर्ण लोचदार होता है मांग वक्र। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 16 देखिएगा कहता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य कथन है? तो सत्य कथन की अगर बात कर लिया जाए तो AC बराबर TC बटा Q होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि पूर्ण उपयोगिता में संतुलन की अवस्था में क्या होता है? तो संतुलन की अवस्था में
अगर बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, AR बराबर AC हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एकाधिकार में संतुलन की अवस्था में क्या होता है। तो एकाधिकार में अगर बात कर लिया जाए तो एकाधिकार में जो है AR लेस देन क्या हो जाता है, AC हो जाता है, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आपका अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ जो है यह क्या होता है। तो परिवर्तनशील जो है यह क्या होता है, तो यहाँ पर परिवर्तित भी होती है, परिवर्तित नहीं भी होती है, प्रारंभ के समान रहती है तथा फिर कम हो जाती है, यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है यदि ईडी बराबर 0 तो मांग वक्र कैसा होगा। तो मांग वक्र की अगर बात कर लिया जाए तो यह जो है यहाँ पर देखिए यह जो है हो जाएगा एक लंबा रेखा हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे प्रश्न आपका 21 क्या कहता है, तो 21 कहता है कि मांग की लोच की माप जो है निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे प्रश्न आपका अगला देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला प्रश्न है कि पूर्णतया लोचदार मांग जो है, मांग वक्र की मांग लोच डैश होती है, तो यह इनफाइनाइट होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे प्रश्न अगला क्या कहता है कि बाजार में वस्तु की कीमत उस वस्तु पर निर्धारित होती है जहां पर क्या होता है, तो जहां पर जो है भाई साहब मांग बराबर आपूर्ति होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे प्रश्न अगला कहता है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की धारणा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर यह जो प्रतिपादन किया गया था चैम्बरलिन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है कि ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ईडी ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आवश्यक वस्तुएं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, कहता है कि अल्पाधिकारी बाजार की वह संरचना है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें अगर बात कर लिया जाए तो जिसमें आपका जो है एक विक्रेता और अनेक क्रेता होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे प्रश्न आपका अगला कहता है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संसाधन के आवंटन से संबंधित है। संसाधन के आवंटन से कौन संबंधित होता है, तो आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करें अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त अर्थव्यवस्था का संकेत, मुक्त अर्थव्यवस्था का संकेत अगर बात कर लिया जाए तो आपका कीमतें मांग और आपूर्ति की मदद से निर्धारित की जाती है, यह आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करें अगला प्रश्न, तो 29 नंबर प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता और उत्पादक जो है या किस अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग के बाजार शक्तियों के आधार पर विकल्प बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि वह स्थिति जहां सरकारी व्यय अपने राजस्व से अधिक होता है वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह घाटा राजस्व कहलाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति का जनक तो भाई साहब स्वामीनाथन था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न आपका अगला कहता है नई आर्थिक नीति में कौन सा घटक शामिल था। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये सभी के सभी शामिल थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे आपका 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो है 2 फरवरी ऑफ 2006 में किया जाता है। वैसे इसकी ऐलान जो है 2005 में ही की जाती है, ये जो एक्ट है ये 2005 में ही आता है, लेकिन इसको जो है शुरुआत कब किया जाता है, तो 2 फरवरी 2006 में किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि नाबार्ड की स्थापना जो होती है ये कब होती है। तो नाबार्ड की जो स्थापना है भाई साहब ये कब होता है, 12 जुलाई 1982 को होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 35 कहता है, देखिएगा प्रश्न 35 है आपका कि सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तें जो है या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होता है, प्रदूषण में कम वृद्धि भी होती है, जीवन की गुणवत्ता भी होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहता है कि कृषि अपशिष्ट किसका स्रोत है। तो कृषि अपशिष्ट की अगर बात कर लिया जाए तो ये आपका वाणिज्यिक ऊर्जा है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आपका अगला प्रश्न देखिए कहता है कि क्या कहते हैं मुद्रास्फीति के दौरान जो है वस्तुओं की कीमतें में क्या होती है। तो मुद्रास्फीति के दौरान जो है वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वहीं पर बात करें प्रश्न आपका 38 कहता है कि उत्पादन में सक्रिय कारक क्या है। तो उत्पादन में सक्रिय कारक आपका जो है पूंजी भी होती है और भौतिक मानव पूंजी भी होती है और भौतिक पूंजी भी होती है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए वहीं पर बात करें अगला नीति आयोग। नीति आयोग का गठन जो है ये कब किया जाता है, तो आप कहोगे 1 जनवरी 2015 को क्या किया जाता है, तो नीति आयोग का गठन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, तो आपका अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, यह पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न आपका 41 कहता है कि पूंजी और निवेश डैश है। तो पूंजी और निवेश जो है भाई साहब यह निवेश स्टॉक है जबकि पूंजी प्रवाह है, ठीक है, निवेश क्या है, स्टॉक है, जबकि पूंजी क्या
है, प्रवाह है, प्रवाह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? प्रश्न अगला है कि बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या है? तो बाजार मूल्य पर अगर बात कर लिया जाए तो यह मूल्य ह्रास सहित और इसके बाद अप्रत्यक्ष कर सहित, इसके बाद सब्सिडी के अलावा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 43 प्रश्न कहता है कि शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? तो शुद्ध निवेश की अगर बात कर लिया जाए तो शुद्ध निवेश जो है आपका सकल निवेश प्लस क्या कहते हैं मूल्य ह्रास। ठीक है, इस दोनों के जोगफल के बराबर होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में निम्न में शामिल कौन सा है? तो आपका हो जाएगा परिवार और फर्में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो शामिल है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? तो राष्ट्रीय आय में अगर बात कर लिया जाए तो न तो वृद्धा पेंशन को शामिल किया जाता है, न ही एक क्या कहते हैं अनिवासी भारतीय द्वारा जो है भारत में अपने परिवार के लिए खर्च किया गया धन को शामिल किया जाता है। आगे कहा जाए तो शेष दुनिया में भुगतान का हस्तांतरण भी शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला कहता है आपका देखिएगा कि मुद्रास्फीति और क्या कहते हैं अस्फीति अध्ययन है। ठीक है, मुद्रास्फीति और अस्फीति जो है किसका अध्ययन है? तो यह जो अध्ययन है भाई साहब किसका? तो सार्वजनिक वित्त का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सार्वजनिक क्या कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आगे बात करें। प्रश्न आपका 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? तो स्टॉक की अगर बात कर लिया जाए तो आपका जो है धन जो है यह क्या है? स्टॉक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला देखिएगा क्या कहता है आपका 48 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव में शामिल है? तो कौन सा प्रभाव में शामिल है? तो कहा जाए तो यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध पूंजी निर्माण के क्या कारण है? तो शुद्ध पूंजी निर्माण की अगर बात कर लिया जाए तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो शुद्ध पूंजी निर्माण होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 50 क्या कहता है? देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है घरेलू उत्पाद के बराबर है। तो घरेलू उत्पाद के बराबर यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या करेंगे? तो विदेशों से शुद्ध कारक आय को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? तो घरेलू उत्पाद आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 51 नंबर क्या कहता है? 51 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का अनुमान इस प्रकार है। तो यह किस प्रकार से हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अप्रत्यक्ष कर में से अगर सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए तो आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 52 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में शामिल है? समष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में आपका राष्ट्रीय आय शामिल नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहता है राष्ट्रीय आय मापने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यह जो विधि अपनाई जाती है यह कौन सा? तो इनमें से उत्पादन विधि भी, आय विधि भी, व्यय विधि भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है 54 नंबर की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो अर्थव्यवस्था में बात कर लिया जाए तो इनमें से सभी क्षेत्र शामिल है, प्राथमिक माध्यमिक तृतीयक। ठीक है, ये सभी के सभी शामिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला कहता है आपका प्रश्न अगला नंबर कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात कर लिया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में भूमि भी शामिल है, वन भी, खनन भी। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? प्रश्न आपका अगला है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल है? द्वितीय क्षेत्र में अगर बात कर लिया जाए तो आपका क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र में अगर बात कर लें तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका विनिर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला देखिएगा कहता है कि मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का जो कार्य है विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापन भी है, मूल्य का भंडारण भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखिएगा क्या कहता है? प्रश्न अगला है कि मुद्रा की आपूर्ति से क्या आशय है? तो मुद्रा की आपूर्ति से अगर आशय की अगर बात कर लिया जाए तो बैंक में जमा किया गया पैसा भी होता है, जनता के पास उपलब्ध धन भी होता है, डाकघर बचत बैंक के साथ जमा भी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ भी डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट से। प्रश्न अगला कहता है कि जनता का बैंक कौन है? तो जनता के बैंक की अगर बात कर लिया जाए तो ये वाणिज्यिक बैंक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? प्रश्न अगला कहता है कि वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य जो है यह कौन सा है? तो वाणिज्यिक बैंकों की अगर बात कर लिया जाए तो इसका प्राथमिक कार्य इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि जमा स्वीकार करना, ऋण को आगे बढ़ाना और ऋण सृजन करना, ये सभी के सभी काम हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साख मुद्रा में वृद्धि होती है जब क्या होता है? तो सीआरसी। ठीक है, सीआरसी में क्या होती है? तो सीआरसी में जो है वृद्धि होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? प्रश्न अगला है कि केंद्रीय बैंक के लिए क्या सही है? तो केंद्रीय बैंक के लिए देश के शीर्ष बैंक होने चाहिए, सरकार का स्वामित्व तो इसमें होना चाहिए, देश के संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना चाहिए। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है कि नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है। नरसिम्हम समिति की अगर बात कर लिया जाए तो यह जो संबंधित है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया, तो जेबीसी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, क्वेश्चन से अगला कि निवेश के कारक का निर्धारण कौन सा है। तो निवेश के कारक का निर्धारण अगर कहा जाए तो यहाँ पर पूंजी की सीमांत दक्षता भी और ब्याज की दर भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि एपीसी और एपीएस, ठीक है, एपीसी और एपीएस किसके बराबर होता है। तो यह किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे इस दोनों का जोगफल जो है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इस दोनों का जोगफल जो है 1 के बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात करें अगला प्रश्न देखिएगा। आपका अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा सत्य है। इसमें सत्य की बात किया जाए तो आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर एमपीसी प्लस क्या कहते हैं एमपीएस बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 69 नंबर कहता है कि समग्र मांग की मुख्य घटक क्या है। समग्र मांग की मुख्य घटक की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करें देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रोजगार का किन्सियन सिद्धांत किस कारक पर निर्भर करता है। तो किन्सियन सिद्धांत की बात कर लिया जाए तो यह प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करें प्रश्न अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न है कि किन्सियन गुणक निम्नलिखित में से किसके बीच के संबंध को स्थापित करता है। तो यह जो संबंध को स्थापित करता है किसको, तो यह निवेश और आय के संबंध को स्थापित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहते हैं अपस्फीति अंतराल की स्थिति में क्या होती है। तो अस्फीति अंतराल की स्थिति में जो है आपूर्ति तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए तो कहता है राजकोषीय नीति में कौन शामिल है। तो राजकोषीय नीति में यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी शामिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करें देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष क्या है। तो क्या माना जाता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्यक्ष कर में कौन शामिल है। प्रत्यक्ष कर में अगर बात कर लिया जाए तो आपका जो है आयकर शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। प्रश्न अगला है भारतीय बजट की अवधि क्या है। भारतीय बजट की अवधि जो है प्रत्येक वर्ष भारत का बजट जारी किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला कहता है कि भुगतान संतुलन में असमानता का क्या कारण है। तो भुगतान संतुलन में जो है यहाँ पर इन सभी कारणों से क्या होती है, तो असमानता होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 78 क्या कहता है। प्रश्न आपका 78 है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए इसके अनुसार जो है ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न आपका कहता है 79 नंबर के निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया है। तो यह जो वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा, तो रेगनर फ्रिंस के द्वारा किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है। तो हस्तांतरण भुगतान की अगर बात कर लिया जाए तो दान जो है यह हस्तांतरण भुगतान नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न हम लोग अगला देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं। तो पूंजी में स्टॉक की वृद्धि को कहा जाता है पूंजी निर्माण। ऑप्शन क्या कहता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि आय के चक्रीय प्रभाव का कारण क्या है। तो आय के चक्रीय प्रभाव का कारण जो है यह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 83 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन उदाहरण है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण अगर बात कर लिया जाए तो आपका यहाँ पर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को जो है उपयोग में लाया जाता है। तो किस विधि को उपयोग में लाया जाता है, तो आप कहोगे आय विधि को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। देखिए प्रश्न आपका अगला कहता है कि व्यक्तिगत व्यय जो है या व्यक्तिगत व्यय क्या है। तो व्यक्तिगत व्यय की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पर कर के क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम आफ्टर टैक्स। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि उपभोग फलन इसके बाद क्या कहते हैं, तो उपभोग और डैश के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो यह किसको व्यक्त करता है, तो आप कहोगे सर क्या कहते हैं उपभोग और आय के बीच को क्या करता है, तो संबंध के रूप में व्यक्त करता है। आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि आय रोजगार ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह जो सिद्धांत लिखा गया था किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर किन्स के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला कहता है कि पूंजी आधारित तकनीक को चुना जाता है। तो पूंजी आधारित तकनीक को जो चुना जाता है या किसके आधार पर चुना जाता है, तो आप कहोगे सर पूंजी क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं कैपिटल सरप्लस इकोनॉमिक्स के आधार पर चुना जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की अगर बात कर लिया जाए तो मुद्रास्फीति जो है भाई साहब, देखिए मुद्रास्फीति जो है यह उत्पादों की कीमत कम करता है। किसकी कीमत कम करता है, उत्पादों की कीमत को कम करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है। देखो अगला प्रश्न कहता है कि लागत बढ़ोतरी मुद्रास्फीति किसके कारण होता है। तो यह जो है इनमें से सभी कारणों से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 90 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बात
बात करेंगे प्रश्न आपका अगला कहता है, अगला नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में अदृश्य हाथ शब्द लाने का जो श्रेय है यह किसे जाता है, तो यह स्मिथ को जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि क्रिश्चियन रेंज में निम्नलिखित में से कौन नीति प्रभावी है। तो प्रभावी नीति की अगर बात कर लिया जाए क्रिश्चियन रेंज में, तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका राजकोषीय नीति हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न आपका 93 नंबर कहता है कि पूंजीगत वस्तुएं क्या है। तो पूंजीगत वस्तुओं की अगर बात कर लिया जाए तो देखो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूंजीगत वस्तुओं की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर पूरी तरह से उपभोग की जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मध्यवर्तीय वस्तुओं को अंतिम आउटपुट की गणना करने के लिए जो है शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देखो 94 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो उनका क्या कहते हैं मूल्य अंतिम वस्तुओं में शामिल है, इसलिए उन्हें दोहरी गिनती की समस्या से बचने के लिए जो है नहीं जोड़ा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि मैक्रो शब्द कहां से लिया गया। मैक्रो शब्द जो है यह ग्रीक शब्द के मार्कोस, जिसका अर्थ क्या होता है, तो बड़ा होता है। ऑप्शन मैक्रो, या इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए होंगे क्योंकि उनको पता है मैक्रो का अर्थ छोटा होता है। मैक्रो का क्या अर्थ होता है, छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्या कहते हैं, तो मैक्रोस का जो अर्थ होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न जो कहता है, अगला प्रश्न है कि पीयूष की माँ जो है एक क्या है, तो पीयूष की माँ जो है क्या है, एक शिक्षिका है, टीचर है, क्या है, टीचर है। तो कहता है वह पीयूष को भी पढ़ाती है। आप राष्ट्रीय आय और घरेलू आय की गणना करते हुए जो है इसे किस में शामिल करेंगे। तो इसमें इसे शामिल करने के लिए जो है क्या करना होगा, तो इसे शामिल करने के लिए भाई साहब हम इसको कहाँ पर शामिल करेंगे। देखिए इसको जो शामिल करेंगे हम, इसे शामिल करेंगे, इसे ना तो हम घरेलू में शामिल कर सकते हैं और ना ही क्या 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 किया जा सकता है, तो इसे ना राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि को किस रूप में क्या कहते हैं, किस रूप में भी जाना जाता है। तो इसको जो है किस रूप में जाना जाता है, आप कहोगे मूल्य वर्धित विधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे आपका 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि रैखिक उपभोग फलन जो है सी बराबर ए प्लस बी वाई में गुणांक ए क्या दर्शाता है। तो गुणांक जो है ए दर्शाता है किसको है, तो यह जो दर्शाता है भाई साहब किसको, तो यह क्या कहते हैं, स्वायत्त उपभोग को दर्शाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हम लोग 99 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन से कहता है अंतिम वस्तुओं का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। अंतिम वस्तुओं की अगर बात कर लिया जाए तो विक्रेताओं के पास पड़े माल का जो है क्या कहते हैं, तो विक्रय रहित स्टॉक जो है यह क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है अंतिम वस्तुओं का उदाहरण कहलाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा, और देखिए आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल्य ह्रास क्या होता है। तो मूल्य ह्रास की अगर बात कर लिया जाए तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। तो टोटल मिलाकर आपको मैंने 100 क्वेश्चन का सही आंसर बता दिया है, जो कि आप यहाँ से मैच कर सकते हैं अपने परीक्षा में कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है। थोड़ी सी क्या कहते हैं, शरीर भी फिटनेस नहीं है, इसलिए आपको कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला होगा कि लैंग्वेज भी थोड़ा सा जो है आपको डिफरेंट देखने को मिली होगी और थोड़ा सा भी गड़बड़ी देखने को मिला होगा, लेकिन इसके लिए खेद है। चलिए आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है। अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।